नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत की जनसंख्या के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। इस वीडियो में हम भारत के जनसंख्या इतिहास को समझेंगे और उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे जिन्होंने इसकी जनसंख्या को प्रभावित किया है। प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भारत में शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि देखी गई। उपजाऊ भूमि और पानी की उपलब्धता ने खेती को बढ़ावा दिया, जिससे जनसंख्या घनत्व में वृद्धि हुई। वैदिक काल में लोग गंगा और यमुना जैसी नदियों के पास बसने लगे। मौर्य साम्राज्य के दौरान केंद्रीकृत प्रशासन और बेहतर बुनियादी ढांचे ने शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि को और बढ़ावा दिया। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य जैसे मध्ययुगीन काल में क्षेत्रीय विस्तार और आर्थिक विकास हुआ, जिससे जनसंख्या में और वृद्धि हुई। इस्लामी शासकों ने नई कृषि तकनीकों और फसलों को पेश किया, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। मुगल काल में व्यापार और वाणिज्य के कारण लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन करने लगे। मुगल शासकों ने सड़कों, पुलों और सिंचाई प्रणालियों जैसे बुनियादी ढांचे में भी सुधार किया। चिकित्सा पद्धतियों में प्रगति और महामारियों की अनुपस्थिति ने जन्म दर में वृद्धि और मृत्यु दर में कमी में योगदान दिया। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन ने भारत की जनसंख्या में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। अंग्रेजों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों पर ध्यान केंद्रित किया, जैसे कि स्वच्छता में सुधार और टीकाकरण, जिससे हैजा और चेचक जैसी बीमारियों में कमी आई। इससे मृत्यु दर में काफी गिरावट आई और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई। हालांकि ब्रिटिश कृषि नीतियों ने गरीबी और भुखमरी को भी जन्म दिया। 1947 में भारत की आजादी के बाद जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई। बेहतर स्वास्थ्य सेवा, पोषण और जीवन स्तर के कारण मृत्यु दर में नाटकीय रूप से गिरावट आई, जबकि जन्म दर अधिक रही। 1950 के दशक में शुरू की गई राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम और टीकाकरण कार्यक्रम जैसी सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों ने संचारी रोगों से निपटने और शिशु मृत्यु दर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे जनसंख्या वृद्धि में और इजाफा हुआ। भारत में जनसंख्या वृद्धि कई कारकों का परिणाम है। परंपरागत रूप से अधिक बच्चे होने को शुभ माना जाता था और बाल श्रम और बुढ़ापे में देखभाल जैसे कारकों ने भी उच्च जन्म दर में योगदान दिया। दूसरी ओर स्वास्थ्य सेवा, पोषण और जीवन स्तर में सुधार के कारण मृत्यु दर में गिरावट आई और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई, जिससे जनसंख्या में और वृद्धि हुई। 1930 के बाद 1959 के दशक में हरित क्रांति ने खाद्य उत्पादन में वृद्धि की, जिसने जनसंख्या वृद्धि का समर्थन किया। जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों को समझते हुए भारत सरकार ने प्रजनन दर को नियंत्रित करने के लिए कई नीतियां और कार्यक्रम लागू किए। इन नीतियों का उद्देश्य न केवल जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना था, बल्कि लोगों के जीवन स्तर को भी सुधारना था। 1950 में भारत परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बना, जिसका उद्देश्य लोगों को गर्भ निरोधक के बारे में जागरूक करना और परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करना था। इस कार्यक्रम ने लोगों को छोटे परिवार के लाभों के बारे में जानकारी दी और उन्हें विभिन्न गर्भ निरोधक उपायों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। बाद की नीतियों ने जबरदस्ती नसबंदी के बजाय स्वैच्छिक भागीदारी, महिला शिक्षा और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच पर ध्यान केंद्रित किया। इन नीतियों ने महिलाओं को अपने प्रजनन अधिकारों के बारे में जागरूक किया और उन्हें परिवार नियोजन के निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। 1976 में पहली बार शुरू की गई और 2000 में संशोधित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति ने 18 वर्ष की आयु में विवाह, शिक्षा और रोजगार के माध्यम से
महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली को मजबूत करने जैसे क्षेत्रों को संबोधित किया। इस नीति का उद्देश्य न केवल जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना था, बल्कि महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देना था। सरकार ने प्रजनन दर को कम करने के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जैसी योजनाएं भी शुरू की हैं, जो गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान और बाद में आवश्यक पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, जिससे उनकी और उनके बच्चों की सेहत में सुधार हो सके। भारत की विशाल और बढ़ती जनसंख्या का देश की अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह प्रभाव कई स्तरों पर देखा जा सकता है, जो देश के विकास और उसकी चुनौतियों को परिभाषित करता है। एक ओर, एक बड़ी जनसंख्या एक बड़े बाजार और श्रम शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती है। यह देश को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाता है और नई नौकरियों के अवसर पैदा करता है। दूसरी ओर, तेजी से जनसंख्या वृद्धि से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आवास जैसे संसाधनों पर दबाव पड़ता है, जिससे इन सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता में कमी आ सकती है, जिससे गरीबी, असमानता और पर्यावरणीय क्षरण होता है। यह स्थिति समाज के कमजोर वर्गों को और भी अधिक प्रभावित करती है, जो पहले से ही संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि का भारत की प्रति व्यक्ति आय, जीवन स्तर और मानव विकास सूचकांकों पर भी प्रभाव पड़ा है। यह देश के विकास के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसे संतुलित करना आवश्यक है। जबकि भारत ने हाल के दशकों में आर्थिक प्रगति की है और कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास देखा है, लेकिन इसकी तीव्र जनसंख्या वृद्धि ने इन लाभों को कम कर दिया है, जिससे समाज में असमानता और गरीबी की खाई और गहरी हो गई है, जिससे गरीबी और असमानता को कम करना मुश्किल हो गया है। यह स्थिति देश के सामाजिक ताने बाने को भी प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या वृद्धि से वनों की कटाई, प्रदूषण और जल की कमी जैसी पर्यावरणीय चुनौतियां बढ़ी हैं। यह पर्यावरणीय समस्याएं देश के दीर्घकालिक विकास के लिए गंभीर खतरा हैं, जिन्हें तत्काल समाधान की आवश्यकता है। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, यह स्पष्ट है कि चुनौतियां और अवसर दोनों ही हमारे सामने हैं। जनसंख्या प्रबंधन देश की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। यह न केवल संसाधनों के उचित वितरण के लिए आवश्यक है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक को समान अवसर मिले। भारत की प्रजनन दर में गिरावट आई है, जो एक सकारात्मक संकेत है। यह दर्शाता है कि लोग परिवार नियोजन के महत्व को समझ रहे हैं, लेकिन इसकी जनसंख्या बढ़ती रहेगी और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे शहर और गांव इस बढ़ती जनसंख्या को समायोजित कर सकें और 2027 तक चीन को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने का अनुमान है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। इस जनसांख्यिकीय बदलाव के प्रबंधन के लिए हमें अपनी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा। भीड़-भाड़ को कम करने के लिए हमें बेहतर परिवहन और आवास सुविधाओं की आवश्यकता होगी। इस जनसांख्यिकीय बदलाव के प्रबंधन के लिए सरकार, नीति निर्माताओं और नागरिक समाज को मिलकर काम करने की आवश्यकता होगी। यह एक सामूहिक प्रयास होगा। सरकार नीति निर्माताओं और नागरिक समाज को मिलकर काम करने की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी हितधारक एक साथ मिलकर काम करें। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आर्थिक विकास जनसंख्या वृद्धि के साथ तालमेल बिठाए। हमें यह देखना होगा कि हमारे आर्थिक संसाधन सभी तक पहुंचे
आर्थिक विकास जनसंख्या वृद्धि के साथ तालमेल बिठाए और विकास के लाभ सभी तक समान रूप से पहुंचे। यह एक संतुलित विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा और विकास के लाभ सभी तक समान रूप से पहुंचे। इसका मतलब है कि हमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना होगा। इसका मतलब है कि हमें अधिक नौकरियां पैदा करनी होंगी ताकि हर व्यक्ति को रोजगार के अवसर मिल सके। यह हमारे देश की आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा और कौशल विकास में निवेश करना होगा ताकि हमारी युवा पीढ़ी भविष्य के लिए तैयार हो सके। यह हमारे देश की प्रगति के लिए आवश्यक है। और गरीबी और असमानता को कम करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण में निवेश करना भी बेहद जरूरी है। यह हमारे समाज की समग्र प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षित और सशक्त महिलाएं अपने प्रजनन अधिकारों के बारे में बेहतर जानकारी के लिए और देश के विकास में योगदान करने के लिए बेहतर स्थिति में होती हैं। यह हमारे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और देश के विकास में योगदान करने के लिए बेहतर स्थिति में होती हैं। यह सुनिश्चित करना होगा कि महिलाएं हर क्षेत्र में समान रूप से भाग ले सकें। अंत में, भारत की जनसंख्या वृद्धि ऐतिहासिक घटनाओं, सामाजिक मानदंडों और सरकारी नीतियों का परिणाम है। जनसंख्या प्रबंधन, आर्थिक विकास और सामाजिक समानता पर ध्यान केंद्रित करके भारत अपनी विशाल जनसंख्या का उपयोग एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए कर सकता है, जहां सभी नागरिक खुश और समृद्ध हों।